जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की तारीख में नेपाल की जब भी बात होती है भारत के साथ, तो नेपाल के कई सारे लोगों को बुरा लग जाता है। लेकिन देखिए, जो तथ्य हैं वो तथ्य हैं, आप उनको झुठला नहीं सकते। आज की तारीख में पाकिस्तान की जो हालत हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका और उसके बाद चाइना जिम्मेदार है। और वही मंशा के साथ में चाइना नेपाल के साथ भी काम कर रहा था। और ये बात कहीं ना कहीं सिद्ध भी होती हुई दिखती है कि अगर भारत नहीं होता तो चाइना अब तक नेपाल को पाकिस्तान बना चुका होता। वो नेपाल जो कि आज की तारीख में अपने आप में काफी ज्यादा समृद्ध है, अपने आप में अपने लोगों के बीच में काफी शक्तिशाली है और अपने डिसीजन लेने के लिए काफी अच्छे से तैयार है, वो देश भी कहीं ना कहीं चाइना के जाल में फंसते फंसते ही बचा है। क्या हुआ है, ऐसा क्या रहा है कारण, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हम लोग आज के इस वीडियो में। देखिए, पड़ोसी देश चीन ने एक और पड़ोसी नेपाल को पाकिस्तान बनाने की पूरी प्लानिंग करके रखी थी, पूरी तैयारी करके रखी थी। लेकिन भारत ने उसके नापाक मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया। यही वजह है कि नेपाल जब जब भारत के साथ अपने करीबी प्रदर्शिता करता है तो चीन की सुलग जाती है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की 23 सितंबर से चीन के दौरे में कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अक्टूबर 2019 में काठमांडू यात्रा के दौरान 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, जिनका उद्देश्य नेपाल को विकसित करने, जोड़ने और व्यापार में मदद करना था। नेपाल में चीनी निवेश और निर्यात में वृद्धि हुई, लेकिन चीन ने नेपाल के साथ अपनी सीमाएं बंद करके नेपाली निर्यात को रोक दिया। नेपाल ने पिछले साल चीन को सिर्फ 51.1 लाख डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया, जो नेपाल को चीन के कुल निर्यात 1.74 अरब डॉलर का 0.3% से भी कम है। इसलिए नेपाल को भारत और चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। अब देखिए, नेपाल के लिए भारत और चीन के बीच समान दूरी रखना ऐतिहासिक रूप से गलत और भौगोलिक रूप से भ्रामक भी है। एक दशक पहले तक चीन ने भारत के साथ नेपाल के करीबी संबंधों को स्वीकार कर लिया था। कीर्तिनिधि बिष्ट जब पहली बार 1972 में प्रधानमंत्री के रूप में बीजिंग गए थे, तब उन्होंने माओ जेडोंग और जोउ एनलाई ने नेपाल में दिलचस्पी बढ़ाने का आग्रह किया था। जेडोंग और एनलाई ने उन्हें भारत के साथ सर्वोत्तम संबंध बनाए रखने की सलाह दी थी, क्योंकि चीन वो नहीं कर सकता था जो भारत नेपाल के लिए करने में सक्षम था। लेकिन अब कंडीशंस काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। काठमांडू में चीन के नए राजदूत ने भारत नेपाल संबंधों की निंदा करी है और नेपालियों को चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को प्रोत्साहित किया है। नेपाल के विदेशी कार्यालय ने इसके लिए उन्हें तलब भी किया था। प्रचंड की चीन से पहले भारत की यात्रा पर जाने के फैसले से चिढ़कर चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एक संपादकीय लेख में टिप्पणी करी गई कि चीन और नेपाल के बीच संबंध अचानक नाजुक और संवेदनशील हो चुके हैं। 2015 में काठमांडू घाटी में सप्लाई बाधित होने का फायदा उठाते हुए चीन ने कदम बढ़ाने का वादा किया था। आज नेपाल को चीनी पेट्रोलियम की सप्लाई शून्य है और पूरी तरह से वो भारत से होती है। नेपाल और भारत के बीच निर्बाध और समय पर वितरण के लिए एक समर्पित पाइपलाइन चालू है। भारत और लाइनें बना रहा है। हाल ही प्रचंड की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत ने अगले 10 सालों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने की प्रतिबद्धता भी जताई, जबकि भारतीय बिजली उत्पादकों ने इसके खिलाफ लॉबिंग करी थी। इससे नेपाल के व्यापार संतुलन में सुधार होगा और उसका सरकारी खजाना भी भरा रहेगा। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के एक दूत ने अग्निपथ योजना के बाद भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती में रुकावट का लाभ उठाते हुए जुलाई 2023 में नेपाली सरकार का पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा गोरखाओं की भर्ती पर विचार करने के लिए मनाने का प्रयास किया था। नेपाली सरकार ने इसे दृढ़ता से ठुकरा दिया। चीन का पहले सुरक्षा के मद्देनजर उद्देश्य था तिब्बतियों को नेपाल भागने से रोकना और नेपाल में तिब्बती समुदाय पर शिकंजा कसना। यह भारत विरोधी मोर्चे में नेपाल को शामिल करने की मंशा से प्रेरित था, जैसा उसने पाकिस्तान के साथ किया था। नेपाली सशस्त्र पुलिस द्वारा पकड़े गए तिब्बतियों को आमतौर पर वापस भेज दिया जाता है। नेपाल पुलिस उन्हें शिक्षा या नजरबंदी शिविरों में भेज देती है। काठमांडू के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय पहुंचने वाले शरणार्थियों को नेपाल के आव्रजन विभाग से बाहर निकलने की अनुमति मिलती है। 1990 के जजमेंटल एग्रीमेंट के तहत 40,000 से भी ज्यादा तिब्बतियों ने नेपाल से ट्रांजिट किया। हालांकि हाल ही में संख्या में गिरावट आई है। शरण लेने वाले तिब्बतियों को सौंपने की चीन की मांग नेपाली गौरव और संप्रभुता को प्रभावित करती है। नेपाल में चीनी फार्मों की परियोजनाओं के परेशान करने वाले पहलुओं में बढ़ी हुई लागत भी है। अंतर्राष्ट्रीय और पारदर्शी बोली लगाने के बजाय नामांकन द्वारा परियोजनाओं का आवंटन, घटिया सामग्री की आपूर्ति और चीनी श्रमिकों का रोजगार शामिल। पोखरा एयरपोर्ट परियोजना की लागत मूल अनुमान से 85% ज्यादा थी। 6 चीनी ईंधन कुशल विमान, 2 शियान MA60 और 4 हर्बिन वाई 12 ग्राउंडेड, जबकि नेपाल एयरलाइंस के इन्हें लीज पर देने या बेचने के प्रयास विफल हो रहे हैं। हालांकि नेपाल ने 6 साल पहले चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन परियोजनाएं शुरू हो ही नहीं पाई। सबसे प्रतीकात्मक एक रेल लिंक है, जिसे पहली बार 1973 में राजा बीरेंद्र ने प्रस्तावित किया था। 2018 में चीन नेपाल रेलवे पर समझौते के बाद बीजिंग ने काठमांडू से इसकी जो व्यवहार्यता थी उसका अध्ययन के लिए पूर्ण व्यवसायिक ऋण लेने के लिए कहा था।
नेपाल के आग्रह पर चीन परियोजना रिपोर्ट की फंडिंग करने के लिए सहमत भी हुआ था। चीन नेपाल को मामूली अनुदान सहायता प्रदान करता है और वो भी अलग अलग तरीके से। 2020-21 में इसका अनुदान 1.40 करोड़ डॉलर था। इस वित्तीय वर्ष में भारत ने 63.2 लाख डॉलर की अनुदान सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई। 2016 के चीनी नेपाल और ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट प्रोटोकॉल ने काठमांडू को अपने तीसरे देश के व्यापार के लिए 7 चीनी समुद्री और भूमि बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान की, जो अभी भी लगभग पूरी तरह से भारत के माध्यम से ही चलता है। कलकत्ता और विशाखापट्टनम बंदरगाह, तियानजिन, शेंजेन, लियानगुंज और या फिर जिंजियांग चीनी बंदरगाहों की तुलना में काफी ज्यादा करीब पड़ता है। भारत नेपाल खुली सीमा और भारत में नेपाली नागरिकों की मेजबानी के विपरीत चीन नेपाल के उत्तर सीमा को बंद रखता है। नतीजतन नेपाल में चीन समर्थक तत्व इस विचार का प्रचार करते हैं कि भारत नेपाल सीमा चीन नेपाल सीमा की तरह होनी चाहिए। बीजिंग के प्रस्तावों को स्वीकार करने में नेपाल की हिचक को देखते हुए आधिकारिक चीनी मीडिया भारत पर चीनी नेपाल संबंधों को कमजोर करने के जुगत लगाते हुए का आरोप भी लगाता रहता है। यहाँ पर जो बदला है वो है नेपाली आवश्यकताओं के लिए भारत की सकारात्मक प्रतिक्रिया। लो प्रोफाइल रहकर विकास की परियोजनाओं को पूरा करके वादों पर खरा उतरना ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है नेपाल। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में चीन पाकिस्तान की तरह नेपाल को बर्बाद कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।